हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं एबी संजू आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के कॉन्फिडेंस बूस्टर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेन एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन एनालिसिस के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। इस लेक्चर में आप ये भी सीखेंगे कि अभी तक जो आपने जो स्ट्रेस एनालिसिस किया उसमें और जो स्ट्रेन एनालिसिस जो आप करने वाले हैं इसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है ना। उसको समझे बगैर इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इसके अलावा और हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल केसेस या कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलेज जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे इस चैप्टर्स में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं 2-3 मिनट आपका लूँगा और उसमें मैं एक बार आपको रिफ्रेश करा दूं कि आपने स्ट्रेस एनालिसिस में क्या पढ़ा, ताकि चीज़ें आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़ सके। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा कि कोई भी लोडेड स्ट्रक्चर हो, कोई भी लोडेड बॉडी, अगर इसको हम लोड करते हैं तो किसी पॉइंट पे, इस लोडेड बॉडी के किसी पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मान लो वाई एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया, एक्स एक्सिस ऐसे ले लिया, तो एक्स ये रहा आपका एक्स फेस, ये रहा आपका वाई फेस। एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, वाई एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई, और एक्स फेस पे जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू है टाउ एक्स वाई, शियर स्ट्रेस ऑन दी एक्स फेस अलोंग दी वाई डायरेक्शन। तो जब ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको पता हो तो किसी भी प्लेन पे, किसी भी एक, मान लो कि एक्स फेस से किसी भी प्लेन पे आप जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते हैं वो जैसे सिग्मा जो होगा, ये वैल्यू जो एक्स फेस से थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे होगा, तो सिग्मा इक्वल टू डायरेक्टली आप लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ओके, सिमिलरली जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा उसके लिए आप लिखते हैं टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ये और इसी को आप सभी जानते हैं कि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसमें आप थीटा का वैल्यू चेंज करते जाते हैं और मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू आप चेंज करेंगे तो अलग अलग प्लेन आपको मिलते जाएगा और उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर एक इक्वेशन आप लिखते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये जो इक्वेशन है tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये इक्वेशन बताता है कि वो कौन सा प्लेन होगा जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। या दूसरे शब्दों में बोले कि ये जो इक्वेशन है ये बताता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्स प्लेन। ओके, तो ये तो हम लोगों ने बात कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से हर कोई जानते हैं। फिर इसमें आगे हम लोगों ने देखा था कि जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इसको हम लोग रीअरेंज किए थे। ओके, कैसे रीअरेंज किया था, आपने इस टर्म को इधर ले गया था और ये हो गया था कि सिग्मा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए मिला था कि सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, इसको टोटल को आपने होल स्क्वायर कर लिया था, प्लस जो टाउ को स्क्वायर कर दिया था, तो आपका जो टर्म आया, क्योंकि ये देखो जब स्क्वायर करोगे तो ये एक स्क्वायर
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये भी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 साइन स्क्वायर थीटा जो आएगा, इसको बाहर ले लोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। और फाइनली इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन मिलता है जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर सभी आपको टाउ एक्स स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको मिलता है। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसको आपने थोड़ा सा रीअरेंज करके आपने इस तरीके से लिख दिया। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप सभी जानते हो एक इक्वेशन का सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्किल को, और जिसमें ये जो a हुआ ये होता है आपका x इंटरसेप्ट। ओके, और जो आपका इक्वेशन जो बनता है, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये इसमें देखो ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, और जो आप सर्किल ड्रॉ करते हो ओके, तो इसका जो सेंटर हुआ यही हुआ x इंटरसेप्ट, और ये डिस्टेंस है आपका a ओके, और जो ये इसका जो रेडियस होता है ये होता है b। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके सेम तरीके से हम इसको कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कि सिग्मा के जगह पे देखो x रख लो, टाउ के जगह पे y रख लो, और ये जो a है जो इंटरसेप्ट है उसके जगह पे सिग्मा x प्लस सिग्मा y 2 रख लो। ओके, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा ऐसे करो कि इसको एक अंडर रूट डाल दो और एक स्क्वायर डाल दो, तो ये पता चला कि सेम फॉर्मेट में आ गया। और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक्वेशन जो यहाँ पर आया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किल को। उस सर्किल को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो चलो यहाँ हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ओके, अच्छा चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मान लो मैं सर्किल अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ओके, अब इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ से y एक्सिस था उसी तरीके से ये हुआ आपका मतलब ये हुआ टाउ एक्सिस, ये हुआ आपका सिग्मा एक्सिस। और इसमें अगर मैं कोई सर्किल ड्रॉ करूं, ये सर्किल ओके, तो इसमें जो ये हुआ, अब देखो ये सर्किल ये जो इक्वेशन है ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ये जो इंटरसेप्ट बता रहा है ये आपका हुआ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2, और इसका जो रेडियस हुआ आप सभी को पता है कि बी स्क्वायर की जगह पे देखो ये है आपका अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड सर्किल। ओके, मॉड सर्किल फॉर स्ट्रेस। क्लियर है? इतना तो आप लोग सभी ने पढ़ रखा है। ओके, अब हम लोग को ये समझना है कि इतना कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं, अब इसी को हम लोग को जोड़ना है स्ट्रेन से। तो स्ट्रेन क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। तो किसी भी लोडेड स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो ये लग रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा एलिमेंट पे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मान लो कि एक्स फेस पे जो ये टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इस एलिमेंट को ये एलोंगेट करने का या खींचने का प्रयास करेगा इस डायरेक्शन में। उसी प्रकार ये जो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है इस एलिमेंट को वाई डायरेक्शन में खींचेगा। ओके, सिमिलरली जो शियर स्ट्रेस जो यहाँ पे लग रहा है टाउ एक्स वाई, दैट विल ट्राई टू डिफॉर्म एंगुलरली दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को एंगुलरली वो डिफॉर्म करने का प्रयास करेगा। एंड डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ स्ट्रेन, या दूसरे शब्दों में बोले कि स्ट्रेन को अगर हमको डिफाइन करना पड़े तो स्ट्रेन को हम बोलते हैं स्ट्रेन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी एलिमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। ओके, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रेन का जो आ रहा है फंडा वो आ रहा है यहीं से कि जो नॉर्मल स्ट्रेस वो प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेन, जो शियर स्ट्रेस जो बॉडी पर लग रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है शियरिंग स्ट्रेन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो
स्ट्रेन का दो अलग अलग टाइप हो गया, एक हुआ नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा हो गया शियरिंग स्ट्रेन। देखिए ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको एक एक डेरिवेशन हर एक चीज़ जो आज मैं करने वाला हूं, आज मैं इस छोटा सा लेक्चर में सारा चीज़ जो स्ट्रेन एनालिसिस का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा दूं, जो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर ये सब आपको डिटेल में जानना है एक एक डेरिवेशन, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, एक एक चीज़ का लिंक मैं दे दूंगा सिस्टमैटिक तरीके से, वहाँ जाके आप बहुत डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि स्ट्रेन दो तरीके का हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। अच्छा, यहीं पे आप लोग को जान लेना चाहिए कि जो नॉर्मल स्ट्रेस जो सिग्मा हुआ, जो सिग्मा को नॉर्मल स्ट्रेस को अगर आप नॉर्मल स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपको देता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। उसी प्रकार जो शियर स्ट्रेस टाउ को आप डिवाइड कर देंगे शियरिंग स्ट्रेन को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे इसको, गामा से करेंगे तो ये आपको दे देगा जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो ये अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपने समझ रखा कि आपने ये भी समझ लिया कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आया, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये कहाँ से आया, ये सब आप लोग समझ चुके। तो ओके, अब थोड़ा सा हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि जो स्ट्रेस एनालिसिस या मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस जो ये है और जो स्ट्रेन एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटी है। तो अगर सिमिलैरिटी की मैं बात करूं तो सबसे पहला बात तो ये हो गया कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस at any point of loaded structure can be represented by a volumetric element. In the same way, state of strain can also be represented by a volumetric element. जैसा कि मैंने यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर दिया है कि इस तरीके से मैंने एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ले लिया, वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई, नॉर्मल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एप्सिलॉन वाई जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में एप्सिलॉन एक्स लग रहा है, और शियरिंग स्ट्रेन टाउ एक्स वाई जो एक्स फेज पे लग रहा है। ओके, इस पे हम लोग डिटेल में थोड़ा कुछ देर बाद आते हैं, टाउ एक्स वाई, क्योंकि जो यहाँ गामा, यहाँ पर आप देख रहे हो टाउ एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, और गामा एक्स वाई, ये दोनों इसका जो इसमें जो सब्सक्रिप्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग मतलब है दोनों का, और साइन कन्वेंशन भी अलग है। ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट तरीके में मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर, बाकी आप डिटेल में एक एक चीज़ का साइन कन्वेंशन कैसे होता है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए आप सेपरेट उसमें जा सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पर मैं इतना आपको बता दूंगा जितने से आपका काम चल जाए। ओके, तो हाँ, तो नंबर वन, जैसे हमने जो सिमिलैरिटी आपको डिस्कस किया कि भाई जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। नंबर टू, जो आप सभी को जानते हैं कि इसमें जो हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट। यहाँ हम लोग देख चुके हैं वो क्या था कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ भी किए हैं। वो जो आप वीडियो में जाओगे जो डिस्क्रिप्शन में, उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसी की मदद से ये जो आपने कैलकुलेट किया था, ये जैसे कि यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, किया है आपने ऑलरेडी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकाला था सिग्मा 1 सिग्मा 2। वो क्या था, सिंपली मैंने ये भी बताया था कि अगर दिक्कत होती है ये फार्मूला याद रखने में, तो आप सिंपली याद किया करो कि यहाँ से सेंटर और सेंटर, क्योंकि ये हुआ आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये हुआ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इस तरीके से अगर आप देखो तो ये होता था आपका सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये होता था आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन दैट इज सिग्मा 2। तो यहाँ से जो ये प्लेन हुआ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1, माइनर प्रिंसिपल प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू आप डायरेक्टली सिग्मा 1 कैलकुलेट कर सकते हो या सिग्मा 2 कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे होगा, ओसी प्लस रेडियस, तो डायरेक्टली
ओसी क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस ये रेडियस क्या था आपका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो था आपका, ये जब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिस तरीके से आपने कैलकुलेट किया, इसी पे जब आप यहाँ माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, तो दो सिमिलैरिटी आपने देखा, इसका मतलब कि जिस तरीके से आपने यहाँ स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ किया उसी तरीके से आप स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ ड्रॉ कर चुके। आपने दूसरा सिमिलैरिटी ये देखा कि समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर भी आप वो रिलेशन आप यूज कर सकते हो, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन ऑन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इज अ कांस्टेंट, दैट इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जिस तरीके से हम लोग यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट किए उसी तरीके से हम इसके लिए भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर इस तरह का वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट आपको पता है जिसमें एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेन लग रहा है एप्सिलॉन एक्स, वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेन लग रहा है एप्सिलॉन वाई, और एक्स फेस पे जो शेयरिंग स्ट्रेन लग रहा है गामा एक्स वाई, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप लिख सकते हैं। और इसमें यहाँ मैं बैक टू बैक एक दूसरे को हमको ड्रॉ करने का एक रीजन है ताकि आपको हर किसी बच्चे को ये तो पता ही होता है, ये सब जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जो स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ रहे हैं ये इक्वेशन पता है। सेम हल्का सा चेंज हम करेंगे, आपको पूरा केस इसके लिए आ जाएगा। आप देखो कैसे होगा, और इसका डिटेल जो डेरिवेशन है इसका भी मैं लिंक दे दूंगा यूट्यूब चैनल में। आपका पूरा 3-4 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप उसी तरीके से मान लो ये हुआ तो किसी भी थीटा एंगल पे आप निकालना चाहते हैं कि वहां पर स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली आप स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसी तरीके से आप लिखेंगे। एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाई टू प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कॉस टू थीटा सेम चीज माइनस गामा एक्स वाई। आपको ध्यान यहाँ देना है कि ये हो जाएगा अब 2, क्लियर है, 2 साइन 2 थीटा। क्या डिफरेंस, सब कुछ सेम है। यहाँ पर टाउ एक्स वाई है, यहाँ पर गामा एक्स वाई बाई 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप गामा जब आप निकालेंगे तो ट्रांसफर जनरली यहाँ पर जो निकालेंगे गामा बाय 2 निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ओके, ये आप ध्यान देंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने कैलकुलेट निकाला था उसी तरीके से इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है, देखो ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू। ठीक है, ये डिफरेंस आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, इस तरीके से आप निकाल दिए किसी भी एंगल पे जो नॉर्मल स्ट्रेन क्या होगा, शियर स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, आप इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जिस तरीके से वहां जो tan टू थीटा का वैल्यू बता रहा था प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो इक्वेशन आएगा आपका tan टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 मत लिख देना, यहाँ पर गलती हो जाएगी। माइनस ऑफ गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई। तो ये बताता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन का, लोकेशन ऑफ एप्सिलॉन 1 का। ओके, और एप्सिलॉन 1 जाहिर सा बात है स्ट्रेन किस प्लेन पे मैक्सिमम होगा, प्रिंसिपल प्लेन पे, क्योंकि जहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहां पर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द एलिमेंट, तो उसी मतलब प्रिंसिपल प्लेन पर ही आपका मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन आपने लिखा tan टू थीटा इक्वल टू माइनस गामा एक्स वाई डिवाइड बाय एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, ये बताएगा वो प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। क्लियर हो गया आपके पास? ओके,
जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था इसको रीअरेंज करके आपने ये लिखा था, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सेम तरीके से कि क्या कि एप्सिलन और इसको इधर ले आओ माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसको इधर लाके इसको होल स्क्वायर करो और यहाँ पर भी प्लस हाफ ऑफ गामा का होल स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो ये भी आपको एग्जैक्टली सेम रिलेशन मिल जाएगा, एप्सिलन एक्स माइनस एप्सिलन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो भी गामा लिखोगे वो हाफ में लिखोगे, ओके, प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, आप देखो कि एग्जैक्टली सेम रिलेशन आपको मिल गया। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं इसको कि अगर मैं ऐसे कर दूं इसको यूं स्क्वायर तो पता चल रहा है कि ये भी इक्वेशन ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल में फिर से ड्रॉ कर दूं। यहाँ पर यहीं पर मैं बैक टू बैक कहाँ करूँ, हाँ चलो यहाँ पर जगह है, यहीं पर मैं कर देता हूँ ताकि आपको एक जगह रहे तो आपको सारा सिमिलैरिटी और डिफरेंस आपको एक जगह मिल जाए तो आपको एग्जामिनेशन में या फिर लॉन्ग टर्म में आपको याद रखने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो कि आपका जो एक्स एक्सिस था, जिस तरीके से यहाँ से एक्स एक्सिस सिग्मा और टाउ था, उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस बनेगा आपका एप्सिलन और वाई एक्सिस बनेगा हाफ ऑफ गामा। ये आपको ध्यान देना है, ये हाफ ऑफ गामा होगा। ओके, तो आपका देखो ये जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल आपका बन गया, ये रहा आपका सर्किल, ये रहा आपका सर्किल और इसका जो इंटरसेप्ट होगा ये रहा आपका इंटरसेप्ट। हाँ, ये इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, यहाँ से देखो सिंपली यही चीज हो गया, वो हुआ एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन वाई बाई 2 और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस देखो सेम यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये रहा आपका रेडियस क्या हो गया, एप्सिलन एक्स माइनस एप्सिलन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जो ये हुआ गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर टाउ है, यहाँ गामा हाफ ऑफ गामा है। ठीक है, यहाँ पर देखो टाउ एक्स वाई है, यहाँ गामा एक्स वाई बाई 2 है, इस तरीके का डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप यहाँ पर जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली मैं लिख देता हूँ यहीं पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख दूं कि अगर आपको कोई निकालना के लिए बोल दे एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सेम तरीके से ये वैल्यू दे देगा आपका एप्सिलन 1 जिस तरीके से यहाँ पर जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन में जो कि कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और उसी मेजर प्रिंसिपल प्लेन पर ही आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप होगा जिसका वैल्यू होगा सिग्मा 1 और ये हुआ आपका एप्सिलन 1 और ये हुआ एप्सिलन 2। और उसी तरीके से आप लिख सकते हैं एप्सिलन 1 के लिए क्या, यहाँ से ये मान लो फिर इसको ये O है और ये C है, OC प्लस रेडियस ऑफ द स्ट्रेन सर्किल। तो OC क्या यहाँ पर लिख लो आप कि ये हो जाएगा एप्सिलन x प्लस एप्सिलन y बाई 2 प्लस ये रेडियस क्या हो जाएगा, एप्सिलन एक्स माइनस एप्सिलन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और जब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना होगा एप्सिलन 2 तो आप माइनस कर दोगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, जो मैंने आपको बोला था कि जो टाउ एक्स वाई मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको समझा देता हूं, बाकी आप डिटेल में जाके वहां स्टडी कर सकते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक है, ये टाउ एक्स वाई क्या है, शियर स्ट्रेस ऑन, देखो यहाँ पर दो टाउ एक्स वाई, यहाँ पर दो सब्सक्रिप्ट आपको यूज हुआ है, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट एंड सेकेंड सब्सक्रिप्ट। फर्स्ट सब्सक्रिप्ट रिप्रेजेंट द प्लेन ऑन विच जो शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग, मतलब इसको अगर हम बोले, इसको हम समझें तो मतलब टाउ एक्स वाई का मतलब ये हुआ शियर स्ट्रेस ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। मतलब जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेस को, सेकेंड सब्सक्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, जिस तरह का कि आप यहाँ देख रहे हो टाउ ऑन द एक्स फेस अलोंग द वाई डायरेक्शन।
अच्छा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे देखते हैं? पॉजिटिव जब वो वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को आप देखो कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव। ये देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये पॉजिटिव। ओके, उसी तरीके से यहां जो होता है टाउ गामा एक्स वाई, इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिखता हूं, ये तो आप समझ गए। ओके, अब यहां पर अगर मान लो कि आपका गामा एक्स वाई है तो गामा एक्स वाई में जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है इसका मतलब क्या है, सेकंड सबस्क्रिप्ट है इसका मतलब क्या है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द लाइन एसोसिएटेड विथ द एक्स डायरेक्शन। हाँ, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट दैट इज एक्स इज एसोसिएटेड विथ द लाइन, मान लो कि ये रहा आपका, ये एलिमेंट में ये O है, ये A है और ये हुआ B। ठीक है, तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन OA और सेकेंड सबस्क्रिप्ट OY वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन OB को। ठीक है, अब इस पे जो शियर स्ट्रेन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो ओरिजिनल राइट एंगल जो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट है, इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट का जो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल का वैल्यू को वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये गामा एक्स वाई को हम लोग पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखो एक चीज और आप ये समझ जाओगे, यहाँ पर जो शियरिंग स्ट्रेन को आप कैसे डिफाइन करोगे। शियरिंग स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट, है ना। ये शियरिंग स्ट्रेन मतलब जो आपने जैसा समझा कि शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस जो यहाँ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस करता है वो शियरिंग स्ट्रेन होता है। जो एंगुलर डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। तो मतलब, और जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं गामा एक्स वाई से। ठीक है, अच्छा, वो एंगुलर डिफॉर्मेशन की वजह से मान लो कि इनिशियली आपका एलिमेंट इस तरीके से था 90 डिग्री, हाँ, शियरिंग स्ट्रेन लग रहा है। अगर ये इसको इस तरीके से बढ़ा दे, मतलब ये 90 डिग्री को बढ़ा, ये 90 डिग्री था, अब क्या हो गया, इसका ओरिजिनल राइट एंगल हाँ मोर देन 90 डिग्री, तो इसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव। और अगर ये मान लो इस तरीके से कर दे, जो एलिमेंट को आपको रिड्यूस कर दे, मतलब लेस देन 90 कर दे, तो हाँ गामा एक्स वाई को हम लोग मानेंगे नेगेटिव। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, रोटेशन ऑफ लाइन एक्स इज पॉजिटिव कब होगा, रोटेशन ऑफ लाइन एक्स इज क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन वाई, मतलब रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए इज क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ओ बी। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोर देन 90 डिग्री होगा और उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और इसी का अपोजिट ये रहता, तो अगर मान लो कि रोटेशन ऑफ लाइन ओ ए इज एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू ओ बी, तो क्या हुआ, ये राइट एंगल आपका डिक्रीज होता, तो उसको आप नेगेटिव लेते। ठीक है, मतलब शियरिंग स्ट्रेन को अगर आपको डिफाइन करना हुआ तो टोटल चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ शियरिंग स्ट्रेस, वो होगा शियरिंग स्ट्रेन। और उसको जो मेजर करते हैं उसको हम लोग करते हैं रेडियन से। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने ये सारा चीज आपने कैलकुलेट कर लिया, ये हुआ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आपका जो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, कैसे कैसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेन आपको पता है, हाँ, आपको अलग अलग एंगल में अलग अलग प्लेन मिलेगा, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, और मैक्सिमम स्ट्रेन का लोकेशन क्या होगा, ये सब तो आप कैलकुलेट कर लो। लेकिन उसी तरीके से एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 भी कैलकुलेट कर लिया आपने। लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए और ज़्यादा चीज़ पूछ सकता है। सिंपली सिर्फ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ना पूछ करके एक स्टेप आगे पूछ लेते हैं आपसे, क्योंकि आपको हम देंगे ये स्टेट ऑफ जो स्ट्रेन आपको दिया हुआ है ये, लेकिन मैं पूछूंगा आपको कि भाई उसमें बताना है आपको कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा। मतलब जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपली यहाँ तक जाके आपने कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ से आपको सीधे कैलकुलेट करना है ये वैल्यू। मतलब इस एप्सिलॉन और सिग्मा में अब आपको एक रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए। तो वो उसके लिए
हाँ, आपको ये एप्लीकेशन ऑफ जो हुक्स लॉ होता है या पॉइजन्स रेशियो, उसके मदद से, जैसे कि मान लो कि ये देखो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब एक्स डायरेक्शन में मान लो एप्सिलॉन 1 लग रहा है, वाई डायरेक्शन में एप्सिलॉन 2 लग रहा है, तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो अलोंग जो एक्स डायरेक्शन जो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा। ये तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ये होता है आपका E डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन 2। ओके, सिमिलरली ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर इनटू ये एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन 2। अच्छा, ये कैसे डिराइव हुआ? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। हालांकि आप चाहे तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो जैसे एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट मैं ले लूं, जैसे मान लो ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट ले लूं जिसमें सिग्मा 1 ये लग रहा है, सिग्मा 2 ये लग रहा है। ओके, तो इसमें आप स्ट्रेन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि सिग्मा 1 के डायरेक्शन में स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा। मतलब आप इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हो, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 2 बाय E। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। एप्सिलॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 2 बाय E माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा 1 बाई ई। अब क्या करना, जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसको दोनों साइड म्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपस में एक साइड जैसे म्यू सिग्मा 2 बाई ई और म्यू सिग्मा 1 बाई ई, और नीचे एक एक टर्म कट जाएगा और उसको आप ये कर देना, रीअरेंज कर देना, आपको ये निकल गया। ठीक है, मतलब अब आपके क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेन दिया हुआ है। यहाँ से आपने क्या किया, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट कर लिया, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्टली जो ये एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ और इसमें पॉइजन्स रेशियो ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा। इसमें देखो ये यंग्स मॉडल्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू। इसी प्रकार एक रिलेशन मैं आपको और बता देता हूँ जिसका यूज आपको करना होगा। जैसे मान लो ये देखो, ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखो एक और इक्वेशन आप जानो, वो होता है जो G इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू। ये मुझे लगता है हर किसी को पता होगा ये एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाता है। इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा, इस पे देखो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू G टाइम्स गामा। ओके, और G का वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, तो G का वैल्यू हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू गामा बाय 2। यही तो हुआ। एक रिलेशन आपको ये भी याद रखना है। अब डायरेक्टली जैसे गामा आपको पता होगा, जो स्ट्रेन एनालिसिस से गामा आप यहाँ से निकालोगे, ई का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। जिस तरीके से आपने एक निकाला नॉर्मल स्ट्रेस, आप शेयरिंग स्ट्रेस भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, एक तो यह हुआ ये। और एक खूबसूरत सिमिलैरिटी में, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब सारा चीज़ अगर चाहते हो आप डिटेल में देखना, तो मैं यूट्यूब के जो दूसरा चैनल जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसमें जाके घंटों का लेक्चर आप देख, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है एक एक चीज़ को। ठीक है, लेकिन इतना सही आपका हम लोग का ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज है, इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। इतना मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसके बगैर अगर मैं यूज़ करने लगता कि नेक्स्ट लेक्चर से, तो आपको दिक्कत आ सकता था। ठीक है, एक सुंदर सा रिलेशन में, बहुत ही खूबसूरत, जो जनरली आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सिर्फ मिलेगा इस बुक में। वो रिलेशन मैं बताता हूँ। एक मेथड है जो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। कैसे, ये देखो मैं बताता हूँ। कहाँ बताऊँ,
हाँ, अगर मैं इसको मैं मिटा देता हूँ, यही रोकता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मतलब ये जैसे जिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आपने मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस कैलकुलेट किया और उसी पॉइंट पे आपने मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन कैलकुलेट किया, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है? क्या मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस और मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन, क्या दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? ये ऑब्जेक्टिव में एक दो बार पूछा भी गया, हाँ, अलग अलग तरीके से, और बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, लोग गलत मार्क किए या फिर नहीं कर पाए। तो देखो कैसे, यहाँ पर आपको ध्यान, अगर मैं मान लूँ कि इसका जो रेडियस है, मतलब स्ट्रेन सर्किल का रेडियस को अगर मैं कहूँ कि आर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, और जो मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस, इसका रेडियस को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं आर सिग्मा, तो क्या इसके रेडियस और इसके रेडियस पे कोई सिमिलैरिटी है? तो आप पाएंगे बिल्कुल खूबसूरत सा सिमिलैरिटी, और वो होगा आर फॉर सिग्मा, मतलब स्ट्रेस सर्किल के लिए वो सिंपली हो जाता है, ये वाला आपको ऐसे ध्यान रखेंगे, सेम एक्सप्रेशन, E डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टाइम्स आर ऑफ स्ट्रेन सर्किल। मतलब अगर ये रिलेशन आपको पता है तो बहुत आसानी से बहुत सारा, या इनफैक्ट गेट के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में मैं इससे बेस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी उसको सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन और होता है, जिस तरीके से अब क्या हुआ कि एक बार अगर आपने ये जो स्ट्रेन सर्किल कैलकुलेट कर लिया और उसका रेडियस आपको फाइंड आउट कर लिया, आर ई हो गया स्ट्रेन सर्किल का रेडियस, उसको अगर इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो E बाय 1 प्लस म्यू से, तो आपको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो रेडियस ऑफ द स्ट्रेस सर्किल, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो ये ओसी देखो, ओसी, हाँ, क्या, हाँ, जैसे मान लो ओसी फॉर स्ट्रेन सर्किल, अगर आपको पता हो ओसी फॉर स्ट्रेन सर्किल, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एक फैक्टर से, और वो फैक्टर होगा E डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, यही सिंपल 1 माइनस म्यू से, तो ये दे देगा सिंपली ओसी ऑफ स्ट्रेस सर्किल। क्लियर है जी? अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, अगर आपने किसी भी तरीके से आपने स्ट्रेन सर्किल कैलकुलेट कर लिया और इसका रेडियस आपको पता है और इसका ओसी आपको पता है, तो आप मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस के लिए डायरेक्टली आपको पता हो गया कि उसका मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस का रेडियस क्या होगा और उसका ओसी का डिस्टेंस क्या होगा। अब डायरेक्टली आप, जैसे ये इसका रेडियस पता हो गया और इसका ओसी पता हो गया, डायरेक्टली आपको पता चल गया कि इसका मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस में ये ओसी का वैल्यू क्या होगा और ये रेडियस का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आपने देखा, ये ओसी फॉर स्ट्रेस सर्किल और ये रेडियस फॉर स्ट्रेस सर्किल, अगर ये पता चल गया तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू, क्योंकि ओसी आपको पता है, रेडियस आपको पता है। तो इस तरीके से आप सिग्मा 1 कैलकुलेट कर सकते हो और सिग्मा 2 कैलकुलेट कर सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है। और कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है कि सारा चीज हो गया। अब इससे अब सारा न्यूमेरिकल्स, जो स्ट्रेन एनालिसिस का, हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी है ना, जो स्ट्रेन रोजेट है, इसको मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ, इसको मैं करूँगा कुछ समय बाद। अभी कम से कम इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम स्ट्रेन रोजेट पे डिटेल पे आएंगे। ओके, तो अब देखो इसमें 3-4 चीज है। एक हुआ जो ये पूरा स्ट्रेस एनालिसिस, ये मैंने बिल्कुल शॉर्टकट में बताया और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल वे में आपको इसका एनालिसिस उसका जो मिलेगा अलग लेक्चर में, वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल वे में वहाँ लिख दूंगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रेन एनालिसिस, इसका भी कंप्लीट 3-4 घंटे का लेक्चर वो भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा। फिर
ये सब जो है, ये डेरिवेशन, ये हो गया, ये हो गया, ये सब रिलेशनशिप, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी दे रखा है यूट्यूब में। लेकिन मुझे लगता है कि इतना से ये इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, है ना, स्ट्रेन एनालिसिस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है कि इस सब चीज़ों को बार बार आप रिवाइज कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर से जो इस चैप्टर्स का जो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे न्यूमेरिकल जो, और इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आईएएस में, गेट में। ओके, तो अगर ये सब आप अच्छे से अगर ध्यान देंगे तो आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव सारा चीज़, इनफैक्ट आप जो आपका इससे अगर सिर्फ इस लेक्चर से आपका मोर सर्किल फॉर स्ट्रेस, मोर सर्किल फॉर स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस, दोनों चैप्टर क्लियर हो जाता है। इस दोनों का अगर आप मिक्स कर देते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी तरह का न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव को बनाने में आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो वो डिस्क्रिप्शन जो है यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना जो प्रॉब्लम है उसको टाइप कीजिए। आपके प्रॉब्लम को दूर करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।